हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी 2024 के जेईई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट के फिजिक्स पेपर को। शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 में यहां पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है एंड लिस्ट 2 में हमको उनके डायमेंशनल फॉर्मूले की जानकारी है और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जब हम लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करवाएंगे। तब यहां पर हमको इन गिवन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो किस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑब्टेन करते हैं? हम करते क्या है कि जो भी क्वांटिटी हमें गिवन होती है उस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। एक बार कन्वर्जन कंप्लीट हो जाए तो जो भी एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन होता है उस एक्सप्रेशन को ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर हमारी सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑब्टेन करके दिखाता हूं। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जिक्र हो। इसके लिए आप कोई भी लॉ को यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की मदद लेता हूं और समझाता हूं। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है दैट विस्कस फोर्स F इक्वल्स टू ईटा इंटू ए इंटू dv बाई dz होता है। यहां पर dv बाई dz होती है हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट, जहां पर dv होगा चेंज इन वेलोसिटी एंड dz होता है चेंज इन हाइट। a होता है हमारे फ्लूइड की सरफेस का एरिया, ईटा होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले की मुझे जरूरत है एंड f होती है विस्कस फोर्स। तो इस फॉर्मूले की मदद से ईटा का क्या एक्सप्रेशन बनेगा? ईटा विल बी इक्वल टू f इंटू dz अपॉन dv इंटू ए। ये हमारे ईटा का फॉर्मूला बन गया। अब एक काम करते हैं, फोर्स का, हाइट का, वेलोसिटी का, एरिया का, सबका डायमेंशनल फॉर्मूले की वैल्यू को यहां पे हम पुट करते हैं। उससे हमको ईटा के डायमेंशनल फॉर्मूले की जानकारी मिल जाएगी। तो नाउ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली हमें याद होता है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप उसे मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम, देन वेलोसिटी को फिर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से रिप्लेस करते जाइए, आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l1 t टू द पावर -2। dz यहां पर हमारी हाइट होती है, हाइट एक लेंथ है तो लेंथ के लिए हो जाएगा l का पावर 1। dv इज चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l1 t टू द पावर -1, क्योंकि वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ हो गया एंड डिनोमिनेटर का टाइम न्यूमरेटर में आकर के t का पावर -1 हो जाएगा और एरिया तो डेफिनेटली एल स्क्वायर ही होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है? तो यहां पर मुझे मिल रहा है m टू द पावर 1। मैं देख पा रहा हूं l टू द पावर 1 इंटू एल टू द पावर 1 न्यूमरेटर में, l टू द पावर 2 डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो रहा है एंड फाइनली l टू द पावर 1 न्यूमरेटर में जाकर के l टू द पावर -1 हो जाएगा। ये जो t टू द पावर -1 है ये न्यूमरेटर में जाकर के +1 होगा पावर में एंड -2 + 1 विल बिकम -1, सो इट इज कमिंग टू बी t टू द पावर -1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो ये मैं देख पा रहा हूं कि a का जो है 3 के साथ मैच हो गया है। तो यहां पर देखते हैं हम, तो जब हम देखते हैं तो a का 3 के साथ मैच ऑप्शन 3 में हो रहा है एंड अदर ऑप्शन में कहीं पे भी सेम गिवन नहीं है और इसीलिए मुझको आगे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑब्टेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑप्शन 3 के साथ आगे बढ़ सकता हूं और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 ही होगा। सिमिलर बेसिस पे आप अदर फिजिकल क्वांटिटीज के भी डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको बस इनके फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। बहुत इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। सरफेस टेंशन होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इससे आप ऑब्टेन कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr और r क्रॉस p, इससे आप ऑब्टेन कर सकते हो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो एनर्जी, एनर्जी का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही हमारे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो अब बहुत आराम से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करवा सकते हो। बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 2 कहता है ऑल सरफेसेस शोन इन फिगर आर एज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुल इज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट, द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज। यहां पर आप देखिए एक 2 kg की बॉडी गिवन है। यहां पर यह भी कह रहा है कि सारी की सारी जो सरफेसेस हैं वो फ्रिक्शनलेस है, पुली स्ट्रिंग सब लाइट है
मतलब यहां पर हमको पुली के रोटेशनल इफेक्ट को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमको बोला है द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो हमको ये बताना है कि इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ से बिलोंग करता है और मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि दो टेंडेंसी हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं कि या तो ये 4 kg वाली बॉडी नीचे आ रही हो एंड ये 2 kg वाली बॉडी अलोंग द प्लेन अपवर्ड मूव करती हो, ये पहली बात हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये जो 2 kg वाली बॉडी है अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड मूव कर रही है और इसके कारण से ये 4 kg वाली बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। अब कौन सी बात होगी मैं जानूंगा कैसे? तो इसको जानने की फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है। आप एक काम करो, किसी भी एक कन्वेंशन के बेसिस पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो जो भी कन्वेंशन आपने लिया था, जो भी आपने सोचा था डायरेक्शन वो सही सोचा था, उसको लेकर के कोई फिर गलती नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो जो मैग्नीट्यूड आएगी वो मैग्नीट्यूड करेक्ट होगी, बट माइनस आने के कारण आप ये जज कर लेना कि जो भी आंसर आपने ऑब्टेन किया था, जो भी डायरेक्शन को जज करते हुए डायरेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। तो ये मैथमेटिक्स की खासियत है कि ये हमें डायरेक्शन बता देगा, तो उसको लेकर के वरीड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारी 4 kg वाली बॉडी है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है एंड ये 2 kg वाली बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है अलोंग द प्लेन। मैं ऐसा मान करके चलता हूं। ऑब्वियस बात है ना कि अगर ये 4 kg वाली बॉडी नीचे आएगी तो ये 2 kg वाली बॉडी की मूवमेंट अलोंग द प्लेन अपवर्ड होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो चलिए अब 4 kg बॉडी को अपना सिस्टम मानते हैं और इसे सिस्टम मानते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए इस 4 kg वाली बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो एक तो ऑब्वियस ग्रेविटी ही लगा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ऑब्वियसली 40 न्यूटन का हो गया। अब इसे नीचे जाने से रोकने के लिए ये पुली से कनेक्टेड है एंड पुली देखो एक स्ट्रिंग से पास कर रही है, और क्योंकि स्ट्रिंग हमारी लाइट है, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में रहने वाला टेंशन से मैग्नीट्यूड का होगा ऐसा मान सकते हैं। लाइट स्ट्रिंग के केस में, हल्की स्ट्रिंग के केस में, कम मास वाली स्ट्रिंग के केस में हम हर पॉइंट में टेंशन की सेम वैल्यू को ले लिया करते हैं, जो यहां पर भी हम लेंगे। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग में रहने वाले टेंशन को टी मान लूं तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी प्रिवेल करेगी, और इसीलिए टेंशन टी अगर यहां पर है तो टेंशन टी यहां पर भी होना चाहिए। और अगर मैं देखूं तो पुली पे अब नेट अपवर्ड फोर्स हो जाएगा 2t। रस्सी यहां से भी टेंशन टी ऊपर अप्लाई कर रही है और यहां से भी टेंशन टी ऊपर अप्लाई कर रही है, और इसीलिए नेट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू 2t। तो अब इस बॉडी पे नेट अपवर्ड फोर्स हो गया 2t और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है 4t। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो कितना होगा? ऑब्वियसली क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि हमारी 4 kg की बॉडी नीचे मूव कर रही है और इसके डाउनवर्ड एक्सीलरेशन को मैं मान लेता हूं a। मैं ये मान करके चलता हूं कि हमारी जो 4 kg की बॉडी है इसकी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन की वैल्यू a है, मैं मान करके चल रहा हूं। और क्योंकि डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मैंने लिया हुआ है तो मैं ये भी मान करके चलूंगा कि नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होना चाहिए, और नेट फोर्स को डाउनवर्ड मेंटेन करना हो अगर तो 40 न्यूटन बड़ा होगा, एनटी मिलकर के 2t छोटे होने चाहिए, तभी ना नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा। और उस हिसाब से इस बॉडी के लिए अगर मैं न्यूटन्स लॉ को यूज करूं तो नेट फोर्स विल बिकम 40 माइनस 2t एंड नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई जो मैंने इस बॉडी की मदद से लिखा। अब क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो हमारी 2 kg वाली बॉडी अलोंग द प्लेन अपवर्ड मूव करेगी। अब सवाल ये है कि इस बॉडी को ऊपर लेके जा कौन रहा है? तो इस बॉडी को ऊपर लेके जाने वाली स्ट्रिंग टेंशन टी अप्लाई करके, इसके अलावा इस 2 kg वाली बॉडी भी तो ग्रेविटी नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, और इस 20 न्यूटन के फोर्स की दो कंपोनेंट हो सकती हैं, एक होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन, दूसरी होगी पैरेलल टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली जो कंपोनेंट होगी वो नॉर्मल फोर्स से ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगी, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अलोंग द प्लेन वाली कंपोनेंट होगी वो टेंशन टी से अपोज होगी। सो अलोंग द प्लेन वाली कंपोनेंट होती कितनी है? होती है mg sin थीटा, जहां पर थीटा हमारे प्लेन की हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होती है। तो mg sin थीटा, तो mg की वैल्यू हो गई 20, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू 20 इंटू हाफ, दैट इक्वल्स टू 10 न्यूटन। मैं प्रॉब्लम को थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, रीजन इसलिए कि आप लोग मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्पीड को देखते हुए आप भी अपनी स्पीड को डेवलप कर पाओ और आपको समझ में आए कि किस तरह से हम समय को बचा सकते हैं। तो नाउ ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, नीचे की तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस बॉडी पे। नॉर्मल एंड ये जो कंपोनेंट होती है ये होती है mg cos थीटा, जो आपस में ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इस बॉडी पे अब नेट फोर्स कितना है तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू
t माइनस 10, इजंट इट ट्रू? तो नाउ यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 kg वाली बॉडी के लिए नेट फोर्स विल बी t माइनस 10 इक्वल टू, नाउ अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। बट यहां पर एक थोड़ा सा एक ट्रिक है जो आपको समझना चाहिए। यहां पर ट्रिक ये है, यहां एक खास बात ये है कि इस बॉडी की एक्सीलरेशन इस बॉडी के एक्सीलरेशन के इक्वल नहीं है। इस बॉडी की जो एक्सीलरेशन होगी, 2 kg वाली बॉडी की जो एक्सीलरेशन होगी वो 4 kg वाली बॉडी के एक्सीलरेशन का जस्ट डबल होगी और इसकी एक्सीलरेशन हो जाएगी 2a। कारण मैं बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये कांस्टेंट मोशन से बिलोंग करता है। कांस्टेंट मोशन में क्या है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फिक्स है, स्प्रिंग की लेंथ में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता और इसीलिए इस बॉडी की जितनी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी उसका डबल मूवमेंट 2 kg वाली बॉडी का होना चाहिए। मैं समझाता हूं क्यों। आपको समझाने के लिए मैं कलर बदलता हूं ताकि आप मेरी बातों को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए, अब अगर मान लिया जाए ये बॉडी की 1 मीटर नीचे की तरफ मान लो मूवमेंट हो गई, तो पुली की भी नीचे की तरफ 1 मीटर की मूवमेंट होगी। तो मान लिया जाए पुली अब यहां पर आ गई है, लेट अस से दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पुली। तो अब जो मेरी स्ट्रिंग होगी वो कुछ इस तरह से पास करेगी। तो क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि पुली की मूवमेंट नीचे की तरफ 1 मीटर हुई है, तो मुझे 1 मीटर रस्सी यहां भी चाहिए, मुझे 1 मीटर रस्सी यहां भी चाहिए, तब न जाकर के पुली 1 मीटर नीचे आएगी। अगर पुली 1 मीटर नीचे आई है तो 1 मीटर रस्सी यहां भी चाहिए, 1 मीटर रस्सी यहां भी चाहिए। तो टोटल कितनी मीटर की चाहिए हमको रस्सी? हमको 2 मीटर चाहिए होगा और इसीलिए 2 मीटर रस्सी प्रोवाइड करने के चक्कर में इसको 2 मीटर मूव करना होगा। तो इसके डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में इसका डिस्प्लेसमेंट डबल है, तो इसके वेलोसिटी के कंपैरिजन में इसका वेलोसिटी भी डबल होगा और इसके एक्सीलरेशन के कंपैरिजन में इसका एक्सीलरेशन भी डबल होगा और इसीलिए मैं 2 kg वाली बॉडी के एक्सीलरेशन को 2a लूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। ऑन दैट नोट यहां पर मुझको क्या लिखना चाहिए? नेट फोर्स ऑन 2 kg बॉडी को मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एक्सीलरेशन दैट इज 2a। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। मुझे पूछा गया है 2 kg वाली बॉडी के एक्सीलरेशन की वैल्यू, मुझे a की रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे t से कोई मतलब नहीं, मुझे t को हटाना है। एक काम करता हूं मैं इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूं LHS में भी RHS में भी। उससे क्या होगा? 2t को मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा। यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करना चाहता हूं। उस हिसाब से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2t माइनस 20 इक्वल्स टू 4a इंटू 2 विल बिकम 8a। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। कोई बात नहीं है ना। अब एक काम करते हैं, 1 को 3 के साथ ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं 1 को 3 से ऐड करूंगा तो माइनस 2t प्लस 2t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 40 माइनस 20 विल बिकम 20 इक्वल टू 4a प्लस 8a विल बिकम 12a एंड फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 12 दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमको पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ द 2 kg बॉडी जिसकी वैल्यू को मैंने 2a माना है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2a विल बी इक्वल टू 5/3 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बट जो मैं आंसर देखता हूं तो आंसर को जी के टर्म्स में दिया है, तो जी की वैल्यू हमने 10 ली थी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर अपन देखें देन ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन इन फिगर, द आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज। यहां पर हमें V नॉट की वैल्यू बतानी है। एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एक ऐसी सर्किट है जो पोटेंशियल को डिवाइड कर रही है और हमको बताना है कि V नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देखिए कि इधर 3 रेजिस्टर्स हैं, 3.3 किलो ओम, 100 ओम एंड 100 ओम। इन तीनों को मिलाकर के हम लिख सकते हैं 3.5 किलो ओम दैट इक्वल्स टू 3500 ओम। परफेक्ट। यहां पर 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 सारे सीरीज में है। तो राइट की तरफ जो हमारा डिवाइडर है पोटेंशियल का, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 500 ओम। तो एक काम करते हैं, इस 3500 ओम के अक्रॉस रहने वाले वोल्टेज को मैं मान लेता हूं V1 और जो मुझे V नॉट बताना है इसको मैं मान लेता हूं V2। तो ऑब्वियसली यहां पर V1 एंड V2
जो है वो गिवन वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं। और यहां पर आप डेफिनेटली वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आप वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले की मदद से आप डेफिनेटली V1 एंड V2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूं। आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिस तरीके की मदद से आप डेफिनेटली वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। तो देखिए यहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तीनों मिल करके इन पांचों के साथ सीरीज के कॉम्बिनेशन में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली करंट की वैल्यू सेम रहती है। हम जानते हैं कि जब भी दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनसे पास होने वाली करंट की वैल्यू सेम होती है। मैंने क्या किया है, इन तीनों को एक मान लिया है विद अ वैल्यू ऑफ 3500 ओम, इन पांचों को एक मान लिया है विद अ वैल्यू ऑफ 500 ओम, और इन दोनों से फ्लो होने वाली जो करंट की वैल्यू होगी सेम होगी। और हम ये भी जानते हैं ओम्स लॉ से, दैट इज V इक्वल्स टू IR। हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि V की जो वैल्यू होती है वो होती है IR। तो क्योंकि दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको जो मैं ट्रिक देने वाला था वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रखने के लिए, तरीका ये है कि क्योंकि यहां पर V की वैल्यू R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V1 के लिए न्यूमरेटर में लेना R1 एंड V2 के लिए न्यूमरेटर में लेना R2। देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप V1 को लिखना V1 इक्वल टू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 इंटू अप्लाइड वोल्टेज V। सिमिलर बेसिस पे अगर आपको V2 की जरूरत होगी इट विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ये हमारे दोनों वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूले कहलाते हैं। क्योंकि V एंड R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो V1 के लिए न्यूमरेटर में R1 लिया, V2 के लिए न्यूमरेटर में R2 लिया। तो आपको याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे बताना किसकी वैल्यू है V2 जो कि V नॉट के बराबर है हमारे सवाल के लिए। तो नाउ तो V2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, R2 की वैल्यू होगी 500 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का समेशन कर दूंगा तो 4000 हो जाएगा, इनटू अप्लाइड वोल्टेज कितना मेरा 4 वोल्ट का है तो इनटू 4 कर दिया, बस आ गया आंसर। तो देखिए 500 8 जा 4000 हो जाएगा, 4/8 को मैं लिख सकता हूं 1/2 दैट इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। और इसीलिए 0.5 वोल्ट ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A is Y. If the length of the wire is doubled and cross sectional area is halved, then Young's modulus will be। देखिए यंग्स मॉडुलस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम किसी भी सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करते हैं तो यंग्स मॉडुलस की जो भी वैल्यू होगी वो उस सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और वायर के डायमेंशन पे, वायर का क्या शेप है, क्या साइज है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, लेंथ कितनी, इन बातों पे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। और क्योंकि यहां पर लेंथ एंड एरिया के ऊपर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू में कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता, इसीलिए इस केस में आंसर ऑप्शन 3 वाई ही करेक्ट होगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम रहेगी भले ही आपकी अदर वायर का डायमेंशन कुछ और भी क्यों ना हो तो भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। All right, the longest wavelength of light that can cause the emission of photoelectrons from the substance is approximately। चलिए मैं समझाता हूं। वर्क फंक्शन बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना होगा उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर करने के लिए, उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या फिर एटम से बाहर करने के लिए। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर करने के लिए जितनी एनर्जी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसी को ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या मेंटेन किया जाना चाहिए हमें बताना है। अगर आप गिवन जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है उससे ज्यादा वेवलेंथ अगर मेंटेन करते हो तब उस केस में जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी डेफिनेटली वर्क फंक्शन से छोटी हो जाएगी और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ हो सकती है। जो भी आंसर आएगा उससे अगर आपकी वेवलेंथ छोटी है तब उस केस में एनर्जी विल बी मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाकर के एमिशन पॉसिबल है। बट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से अगर और बड़े वेवलेंथ की बात आप करो तो वहां पर एमिशन हो पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h इंटू न्यू।
एंड यहां पर मैं न्यू को लिख सकता हूं hc बाय लैम्डा। तो क्योंकि यहां पर हम वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्क फंक्शन के लिए यहां पर लैम्डा हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को और बढ़ाना चालू करूंगा तो अल्टीमेटली वैल्यू कम होते होते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी हो जाएगी, तब फोटोन के पास उतनी एनर्जी होगी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। ठीक उस बेसिस पे इंप्लाइज दैट लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी एच सी अपॉन वर्क फंक्शन। नाउ h इंटू सी की वैल्यू, या मैं h सी की वैल्यू पहले लिख देता हूं, h की वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वर्क फंक्शन हमें गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्योंकि न्यूमेरेटर में मैंने सारे डेटा ऐसे सिस्टम में पुट किए हुए हैं तो मुझको भी वर्क फंक्शन की वैल्यू को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 3 अपनी जगह पर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। बस इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 6.64 इंटू 3 इज अप्रोक्सीमेटली इज वेरी क्लोज टू 20 डिवाइडेड बाय, और क्योंकि यहां पर मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊंगा 3 इंटू 1.6 विल बिकम 4.8 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहां पे हमको क्या मिल रहा है माइनस 34 प्लस 8 will become minus 26, minus 26 plus 19 will become minus 7, तो यहां पर 10 to the power minus 7 आ जाएगा। परफेक्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 200 अपॉन 48, और एक काम करते हैं मैं ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अगर मैंने ऊपर 100 मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 टू द पावर 2 ऊपर आकर के -2 बन करके 10 टू द पावर -9 हो जाएगा मीटर। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आंसर नैनोमीटर में गिवन है, तो नैनोमीटर में लाने के लिए मुझे 10 टू द पावर -9 की रिक्वायरमेंट थी। खैर फाइनली आप देखिए क्या वैल्यू आएगी। अगर ये 48 50 होता तो ये आंसर एग्जैक्टली कितना आता, ये आंसर आता 4 इंटू 100 विल बिकम हाउ मच 400 नैनोमीटर। लेकिन क्योंकि ये 50 से छोटा है तो वैल्यू डेफिनेटली 400 से थोड़ी बड़ी आएगी, और इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आंसर हमको 414 नैनोमीटर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपको 414 नैनोमीटर मिल जाएगा। देखिए इसको आपको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप हर अगर क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर के पीछे लग गए तो डेफिनेटली आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम करते कि हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। मैं देखा कि अगर ये 50 होता तो आंसर 400 आ जाता, बट क्योंकि 50 से छोटा है तो वैल्यू हल्की बड़ी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली 414 ही एक ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। इट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, देखिए आपका रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में क्यों ना हो, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी kn लिख देता हूं फॉर nth ऑर्बिट, इट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं आपको और आगे समझाऊं तो काइनेटिक एनर्जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की मैग्नीट्यूड के भी इक्वल होती है। आपको इसको भी बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। आपको इन बातों को ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। किसी भी ऑर्बिट के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, फॉर एनी ऑर्बिट ये जो रिलेशंस मैंने यहां पर लिखे हैं ये हमेशा काम करते हैं। और क्योंकि यहां पर मुझको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड का रेशियो चाहिए, तो डेफिनेटली आपको पहला ही एक्सप्रेशन काम का हो गया आपके लिए। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1/2। सो ऑप्शन 3 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल एकदम इजीली आप समझ सकते हैं। आपको इन 3 बातों को बिल्कुल याद रखना चाहिए, और ये 3 बातें सिर्फ एटम में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लिए नहीं, ये तीनों फॉर्मूले आपके अर्थ सैटेलाइट सिस्टम के लिए या फिर हम बिल्कुल सन प्लैनेट सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 3 फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये हमारे सोलर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये हमारे एटम में शामिल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए
of a frictionless track ABC, H shown in figure, it is gently pushed towards right. The speed of the particle when it reaches the point B is, all right. देखिए यहां पर एक पार्टिकल है जिसको बहुत आराम से नीचे की तरफ जाने दिया ऑन अ सरफेस ABC, जो कि परफेक्टली स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। तो हमको ये बताना है कि जिस मोमेंट पे पार्टिकल पॉइंट बी पे रीच करेगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, मैं हमको समझाना है। तो देखिए जो पार्टिकल है जब यहां पर आ जाएगी, ये जो पार्टिकल जब यहां पर आ जाएगी, मैं कलर बदल के दिखाता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से आए। तो यहां पर जब ये पार्टिकल आ जाएगी तब बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहली तो ग्रेविटी लग रही है, ऑल राइट। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इसके अलावा फ्रिक्शन तो है नहीं। कॉन्टेक्ट के नाम पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, बट क्या नॉर्मल फोर्स के लिए कुछ वर्क हो सकेगा क्या? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस होगी। तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रहने वाला एंगल कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। और इसके लिए यहां पर कांटेक्ट फोर्स होने के बावजूद भी, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होने के बावजूद भी, नॉर्मल फोर्स के होने के बावजूद भी उसके लिए वर्क की वैल्यू कितनी हो गई? उसके लिए वर्क की वैल्यू हो गई 0। यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो जरूर, यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो जरूर, बट कोई वर्क नहीं कर रहे। कोई एक्सटर्नल वर्क करने वाले यहां पर है भी नहीं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जिसने यहां पर वर्क किया हो। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर पा रही है। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, ग्रेविटी के वर्क करने के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ सकेगा। यहां पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो पोटेंशियल एनर्जी से कंपेंसेट होगी। बॉडी के नीचे आने के दौरान उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। बॉडी जितनी अर्थ के सरफेस के क्लोज जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में उतनी कमी आएगी, और जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी एग्जैक्टली उतनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी आएगा, such that the sum of potential and kinetic will remain same, will remain constant, will remain conserved। और इसी लॉ को हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बिलोंग करता है। और इस टॉपिक को मैंने एक वीडियो में काफी डिटेल में आप लोग को समझाया भी है, आप बिल्कुल उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी 2। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होता है। बस तुरंत हमको आंसर मिल जाएगा। तो नाउ जेंटली पुश किया था मतलब हमने धक्का नहीं मारा था, हमने बस जाने दिया था, उसको बस स्लिप करवा दिया, हमने बस जाने दिया उसको इस सरफेस के अलोंग। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी को मैं ले लेता हूं 0। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे भी 0 मान सकते हो। ये बात भी मैंने आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के आर्टिकल में काफी डिटेल में समझाया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हमारी इच्छा हो वहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रेफर करते हुए 0 ले लेते हैं, उसके ऊपर प्लस mgh, उसके नीचे माइनस mgh लेते हैं। तो काम करते हैं ना, ऊपर ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं, यहीं पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेता हूं। तो यहां पर टॉप पे होगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी 0, तो बॉटम पे भी, ये बॉटम मतलब पॉइंट बी पे भी 0 होनी चाहिए। अब नीचे आने के दौरान काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आते आते मान लो स्पीड हो गई v, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। और अगर मैं आपसे ये पूछूं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो क्योंकि वो रेफरेंस के नीचे जा रही है, क्योंकि उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड हुई है, तब यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया है। डिक्रीमेंट मतलब 0 से भी छोटा हुआ है, तो 0 से छोटा हुआ है मतलब नेगेटिव हो गया, सो माइनस mg। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो आपको ग्राउंड से लेकर के पॉइंट ए की बीच की दूरी दिया 1 मीटर एंड ग्राउंड से पॉइंट बी की दूरी दिया 0.5 मीटर। तो ए और बी के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? उसके बीच में वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0.5 मीटर। यहां पर h की जगह में मैंने 0.5 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को LHS में ले लेता हूं। इट विल बिकम mg इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू हाफ mv²। तो m और m तो आपस में कैंसिल हो गए, मतलब पार्टिकल के मास से हमें कोई मतलब था भी नहीं। 0.5 into 2 will become 1, 1 into g will become g। So finally v² की वैल्यू आ रही है g, और यहां पर g की वैल्यू हमें 10 लेने को कहा गया है, तो डेफिनेटली v की वैल्यू आ जाएगी √10 मीटर पर सेकेंड। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर √10 होना चाहिए। ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस is represented as E equal to E naught cos omega t minus k z I cap। The corresponding magnetic induction vector will be। यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, हमें बताना है कितना होगा।
तो देखिए यहां पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। वेव प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन, तीनों आपस में क्या होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। और यहां पर एक बात क्लियर है कि जो वेव की प्रोपगेशन हो रही है इस सवाल में, वो जेड एक्सिस के अलोंग हो रही है। यहां पर जो आप जेड देख पा रहे हैं, ये इस बात का जस्टिफिकेशन है कि जो मेरी वेव बढ़ रही है आगे की तरफ, जो मेरी वेव प्रोपगेशन है वो जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक, सो वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। लेकिन ये आई कैप क्या बता रहा है हमें, ये आई कैप हमें ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो ऑसिलेशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। मतलब इससे एक बात तो क्लियर हो गई, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि वेव प्रोपेगेट कर रही है अलोंग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस की तरफ होने चाहिए, डेफिनेटली इट विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, तभी न जाकर के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए ये मान लिया जाए जेड एक्सिस है जिसके अलोंग हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है। परफेक्ट, मैं यहां पर वेलोसिटी को वेक्टर की तरह शो किया हुआ हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऊपर की तरफ शो कर देता हूं और इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए। परफेक्ट, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है। एक बात और आपको जो यहां पे याद रखनी चाहिए कि जो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है ये हमेशा वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अलोंग होता है। आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए। आप बोल सकते थे कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने प्लेन की तरफ आउटवर्ड क्यों लिया, अगर ई एंड वी के परपेंडिकुलर ही लेना था तो अंदर की तरफ क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ई क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हमारी वेव प्रोपेगेशन का होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ होना चाहिए बोर्ड के प्लेन के, तभी जाकर के मेरा जो थंब है, जो मेरा ई क्रॉस बी है, वो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आ सकता है। और इसीलिए इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और आपको क्या याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल हो जाएगा। आपको इस बात को भी बिल्कुल याद रखना चाहिए। एक आखिरी बात इस क्वेश्चन के लिए जो आपको याद रखना है वो ये है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन द सेम फेज। सेम फेज का ये मतलब है कि जो भी फेज की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी वही फेज की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होगी। इसका ये मतलब है कि जिस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एग्जैक्टली सेम मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होती है। जिस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी एग्जैक्टली सेम मोमेंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। दोनों साथ साथ अपनी स्टेट को बदलते हैं। जिस तरह के स्टेट का बदलाव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है एग्जैक्टली सेम वे में स्टेट का बदलाव हमारी मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं बट उनकी फेज सेम होती है। तो यहां पर फेज की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस के जेड। तो एग्जैक्टली सेम फेज सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी होना चाहिए। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड का जिक्र होना चाहिए। तो अगर मैं अब आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू बी नॉट कॉस सेम फंक्शन ओमेगा टी माइनस के जेड एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है तो यहां पे जे कैप आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ बी नॉट की वैल्यू पुट करनी है और बी नॉट की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, इट इज ई नॉट अपॉन सी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड जे कैप, जो इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में मैच करवा लीजिए। सो ई नॉट बाई सी कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड जे का ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी ऑफ रेडियस स्मॉल ए कैरिंग अ करंट आई in the anti-clockwise direction as shown in the figure, the magnitude of the magnetic induction at the center will be। यहां पर भी इंडक्शन का मतलब फील्ड से है। यहां पर हमें दो सर्कुलर कॉइल गिवन है जिनकी रेडियस की वैल्यू ए है और मैं यहां देख सकता हूं ड्राइंग में दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। दोनों ही लूप्स का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। एक लूप यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और दूसरी लूप यहां पर वर्टिकल प्लेन में है और दोनों ही लूप में जो करंट है वो फ्लो कर रही है आई।
हमें बताना है कि सेंटर ओ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अपने सेंटर पे जिस मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो होती है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होती है फॉर्म्ड बाय अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। और इस केस में जो R होती है हमारे लूप के रेडियस की वैल्यू होती है, I हमारी करंट होती है, म्यू नॉट हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है या कांस्टेंट है जिसको हम परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं। ये बात आपको बस बिल्कुल याद रखनी चाहिए। नाउ यहां पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर भी बी का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप उस चैप्टर के भी वीडियोज को बिल्कुल रेफर करिए ताकि जाकर के आपका जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बट फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको यूज करना राइट हैंड थंब रूल। रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी लूप में उस सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करना। जो थंब होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी। तो यहां पर देखिए क्योंकि करंट मैंने इस तरह से लिया हुआ है तो इस पर्टिकुलर सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न कर देता हूं। इसको टर्न करने से जो थंब है मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है और इसीलिए सेंटर पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मान लो करंट का फ्लो इस तरह से ना हो करके इस तरह से होता तब अगेन मैं उसी सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करता तो मेरी थंब क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस केस में नीचे की तरफ बनती। तो आपको बिल्कुल इतना याद रखना चाहिए। चलिए अब हम इस सवाल की तरफ लौटते हैं, बात करते हैं लूप ए की। तो लूप ए में करंट इस एरो से पता चल रहा है मुझको और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और ऑब्वियसली पॉइंट ओ पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं। उसका डायरेक्शन ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगा और इसको मैं मान लेता हूं B1। हम वैल्यू लिख सकते हैं। अगेन जो मेरी कॉइल बी है, कॉइल बी में जो फ्लो होने वाली करंट है मैं इस एरो से देख पा रहा हूं कि करंट इस तरह से फ्लो कर रही है और इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो लेफ्ट की तरफ बनेगी और इस फील्ड को मैं मान लेता हूं B2। ये और बात है कि B1 एंड B2 की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड भले सेम होगी बट उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। यहां पर बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ रही है। उस हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं B1 एंड B2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी तो B1 एंड B2 की वैल्यूज हो जाएंगी इस फॉर्मूले के बेसिस पे म्यू नॉट, करंट हमको I बताया हुआ था, अपॉन 2 इंटू स्मॉल ए, क्योंकि रेडियस की वैल्यू हमें यहां पर स्मॉल ए गिवन है। तो यहां पर क्योंकि दो वेक्टर्स हैं तो मुझको इन दोनों ही वेक्टर्स का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा रिजल्टेंट फील्ड बताने के लिए। और वेक्टर के सम को करने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो क्योंकि यहां पर दोनों ही प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर थे लूप के, उनसे बनने वाली फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करूंगा तो cos 90 विल बिकम 0, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और क्योंकि यहां पर B1 B2 की मैग्नीट्यूड सेम है तो इनकी वैल्यूज पुट करके स्क्वायर करके सम करके जब मैं वापस से रूट लूंगा आंसर √2 टाइम्स हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2a। √2 आपस में कैंसिल कर दूं तो फाइनल आंसर विल बी म्यू नॉट I अपॉन √2a। यही इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। और अगर मैं देखूं तो ऑप्शन 3 मैच हो रहा है तो ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है the diffraction pattern of a light of wavelength 400 nanometer diffracting from a slit of width 0.2 mm is focused on the focal plane of a convex lens focal length 100 centimeter. The width of the first secondary maxima will be। चलिए सवाल मैं आपको समझाता हूं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये फ्रनहोफर डिफ्रैक्शन का है। फ्रनहोफर डिफ्रैक्शन में हम करते क्या है कि जो हमारा सोर्स होता है, सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग स्लिट के बीच की दूरी इनफाइनाइट मेंटेन की जाती है बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलर बेसिस पे डिफ्रैक्टिंग स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी को भी हम इनफाइनाइट मेंटेन करते हैं बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। और इस केस में हम क्या करते हैं कि जो स्लिट से डिफ्रैक्ट होने वाली लाइट है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पे फोकस किया करते हैं और डिफ्रैक्ट करवाया करते हैं। इस तरह से बेसिकली हमारे फ्रनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग डिफ्रैक्ट करवाते हैं। नाउ अब यहां पर बोला है कि जो हमारा पहला सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी विड्थ कितनी होगी। तो यहां पर मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बता दूं,
डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो अदर मैक्सिमा की तुलना में डबल विड्थ का होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ अदर मैक्सिमा की तुलना में डबल होती है। बट जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तब जितने भी ब्राइट्स बनते हैं वो सारे इक्वल विड्थ के होते हैं। इंटरफेरेंस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारे के सारे ब्राइट्स की चौड़ाई या जो विड्थ होती है एक बराबर होती है। लेकिन डिफ्रैक्शन में जिसका ये सवाल है उसमें सेंट्रल ब्राइट की विड्थ अदर ब्राइट की विड्थ की तुलना में जस्ट डबल होती है। और सेंट्रल ब्राइट की विड्थ होती कितनी है? अगर मैं बात करूं सेंट्रल ब्राइट के लिए, विड्थ फॉर सेंट्रल ब्राइट होती है, आपको बिल्कुल ये याद रखना चाहिए, 2 लैम्डा इंटू डी बाई बी, जहां पर डी होता है हमारा स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होगी। और इसीलिए मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, 2 लैम्डा इंटू एफ बाई बी, इस तरह से लिखा जा सकता है, जहां पर बी हमारे स्लिट की विड्थ होती है, एफ फोकल लेंथ हो गई, लैम्डा हमारी वेवलेंथ हो गई 2। ये हमारे सेंट्रल ब्राइट के लिए है। बट यहां पर हमको पहला सेकेंडरी मैक्सिमा पूछा गया है, हमको सेकेंडरी मैक्सिमा बताना है ना, सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ बताना है जो कि इसका हाफ होगा। सो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, जो विड्थ होगी इट विल बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज लैम्डा इंटू एफ बाई बी। बस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हमें आंसर मिल जाएगा। सो इंप्लाइज दैट डब्ल्यू इक्वल्स टू, इतना डिटेल में बताना इसलिए जरूरत था कि आपको अगर आप जो पेपर देंगे अगर इस पे सवाल आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ, इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं आपको सेंट्रल ब्राइट की भी जानकारी साथ में दे दूं। तो नाउ लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 400 नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9। फोकल लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है, दैट इक्वल्स टू 1 मीटर, डिवाइडेड बाय विड्थ की वैल्यू 0.2 mm है, तो दिस इज 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 400 अपॉन 0.2 को भी लिख सकता हूं 2000। सो 2 अलग कर दिया इंटू 10 टू द पावर 3 बचा रहेगा 2000 का। सो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -9 इज 10 टू द पावर -6। ये -3 भी ऊपर जाके +3 होगा, -6 + 3 विल बिकम -3 मीटर, दैट इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। सो 2 mm, ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC. Primary and secondary turns of the transformer are 100 and 10 respectively. Secondary coil of transformer is connected to two series resistances shown in figure. The output voltage V0 is, चलिए हमको V0 की वैल्यू बतानी है। हमें ये बताना है कि ये जो 7 किलो ओम का जो रेजिस्टर है इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं। ट्रांसफॉर्मर के केस में आपको एक फॉर्मूला जो बिल्कुल याद रखना चाहिए वो होता है V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। यहां पर V1 हमारे प्राइमरी कॉइल में अप्लाइड या फिर इंड्यूस्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है। सिमिलर बेसिस पे V2 हमारे सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू होती है और इनका जो रेशियो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के एकदम इक्वल होता है। अगर मान लिया जाए N2 बड़ा होगा तो V2 बड़ा होगा, तब उस केस में V1 की तुलना में V2 बड़ा हो गया तो इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर N2 छोटा है तो V2 छोटा होगा और V2 के छोटे होने से यहां पर प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम, इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। खैर यहां पर हमें V1 की RMS वैल्यू गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट अपॉन V2 मुझे जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे सेकेंडरी में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, जब तक मुझे V2 की जानकारी नहीं होगी तब तक मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा कैसे, तब तक मैं कैसे बताऊंगा कि V0 की वैल्यू क्या आएगी। तो मुझको डेफिनेटली यहां पर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। N1 की वैल्यू हमें 100 गिवन है, N2 की वैल्यू 10 गिवन है और क्योंकि यहां पर सेकेंडरी कॉइल में रहने वाली टर्न्स कम है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का केस रहेगा। खैर इंप्लाइज दैट 1 0 1 0 कैंसिल, यहां से भी 1 0 1 0 कैंसिल। सो V2 की फाइनली वैल्यू आ गई हमारी 22 वोल्ट, हमें ये पता चल गया। अब देखा जाए तो ये 15 किलो ओम एंड ये 7 किलो ओम दोनों सीरीज में है।
अगर आपको ये दोनों वायर कंफ्यूज कर रही है तो आप कंफ्यूज मत रहो, ये टैपिंग ली गई है, ये बस ये वायर जो दो लाइनें खींची गई हैं ये टैपिंग लेकर के समझाया गया है कि हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ये दोनों सीरीज में ही आएंगे, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको इसके 2-3 क्वेश्चंस पहले आपको वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है तो V की वैल्यू R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसीलिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। V1 के लिए बताया था आपको R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी, सिमिलर बेसिस पे V2 की वैल्यू मैंने बताई थी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी, और इनको हमने कहा था वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। तो इस 15 किलो ओम के पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं V1, एंड इसके पास रहने वाले वोल्टेज को हम मान लेते हैं V2। तो मुझे रिक्वायरमेंट अब किसकी है, मुझे रिक्वायरमेंट है अब V2 की। तो फाइनली V2 मतलब यहां पर जो भी 7 किलो ओम के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इस V2 से कंफ्यूज मत रहिएगा। एक काम करता हूं मैं, इसके लिए इसे V1 डैश कर देता हूं, इसे V2 डैश कर देता हूं, करेक्ट। तो ये V1 डैश हो गया, ये V2 डैश हो गया। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन मन में नहीं लाना है। तो फाइनली मुझे V2 डैश की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, सो V2 डैश विल बी इक्वल टू, तो R2 की जगह में मुझे क्या पुट करना चाहिए, 7 किलो डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 विल बिकम 15 प्लस 7 किलो, 15 किलो प्लस 7 किलो दैट विल बिकम 20 किलो ओम इनटू जो अप्लाइड वोल्टेज V2 मतलब कितना है हमारा, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को कितना वोल्टेज दे रहे दैट इज V2, और V2 की वैल्यू हमारी आई थी 22। तो यहां पर किलो किलो कैंसिल हो गए, 22 भी आपस में कैंसिल होकर फाइनली आंसर आ रहा है 7 वोल्ट का। सो 7 वोल्ट इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज -5.12 into 10 to the power 7 joule per kg and the acceleration due to gravity at that point is 6.4 meter per second square. Assume that the mean radius of the earth to be 6400 kilometer, the height of this point above the earth surface is। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, मैं आपको समझाता हूं। अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू माइनस जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी हाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से ऑब्टेन करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है -5.12 इंटू 10 टू द पावर 7। मैं चाहूं तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकता हूं, है ना, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ अभी हमें यह भी बोला है कि उसी हाइट पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 6.4 है। तो किसी हाइट h पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने का फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू GM अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये किसी h हाइट ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने का फॉर्मूला है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 6.4। हमें पूछा है कि उस हाइट की वैल्यू क्या होगी, हाइट की वैल्यू क्या होगी हमें पूछा है। तो आप इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। देखिए मुझे GM की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, एक काम करते हैं ना, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, सारे जो भी रिक्वायरमेंट वाले नहीं हट जाएंगे, जो चाहिए हमें मिल जाएगा। तो देखिए आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करने से आपको क्या मिलता है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में इसका रेसिप्रोकल करूंगा, है ना। तो GM नीचे आकर के ऊपर से GM से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पहुंच के R प्लस एच का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कौन है R प्लस एच। तो यहां पर रिड्यूस करूंगा तो मुझे R प्लस एच फाइनली बचेगा, और जब मैं RHS में डिवीजन करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 5.12 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 6.4। परफेक्ट। चलिए एक काम करता हूं, मैं डेसिमल हटाना चाहता हूं, तो क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट मेंटेन करने के लिए मैं एक 0 लगा देता हूं, तो डेसिमल डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अब इसे रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं हेल्प ले लेता हूं 4 की, 4 से मैं रिड्यूस करता हूं, तो 4 1 जा 6 जा, ये 0 बच गए अपनी जगह पर, 4 1 जा 4 1 2 तो 2 जा हो गया हमारा 8, 32 बच रहा है तो ये 8 जा हो गया। अगेन अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो अगेन इसको अपन 4 से रिड्यूस कर सकते हैं, हो गया हमारा 40, ये हो जाएगा 32। तो देखूं अगर मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32/4 विल बिकम हाउ मच 8, 10 टू द पावर 7 और ये 10 हो जाएंगे 10 टू द पावर 6,
मीटर, ये हमारे R प्लस एच की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं आपसे H की वैल्यू पूछूं तो H की वैल्यू निकालने के लिए मुझे R को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो R की वैल्यू हमें दी है 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इजंट इट ट्रू? मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं 10⁶ को कॉमन ले लूं तो 10⁶ को कॉमन ले लेने से बचेगा 8 माइनस 6.4, दैट इज 1.6। सो फाइनली अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1600 किलोमीटर, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होना चाहिए। सो आंसर विल बी ऑप्शन 1, 1600 किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। The toaster is connected to a 220 volt supply. If the current flowing through it reaches 2.75 ampere, the temperature attained by toaster is around. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको सॉल्व करना कैसे है। यहां पर अल्फा गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, जो हमें गिवन है। देखिए यहां पर हमें बोला है कि एक टोस्टर है एंड शुरुआत में जब टेम्परेचर की वैल्यू T1 मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस थी, तब उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R0 ले लेता हूं। वो हमें गिवन है कितना, 60 ओम। अब कह रहा है कि उसको हमने 220 वोल्ट का सप्लाई दिया एंड जो करंट उससे फ्लो हो रही थी वो करंट थी 2.75 एम्पियर। तो कहता है कि इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उस टोस्टर के टेम्परेचर या उसके जो भी रेजिस्टेंस के टेम्परेचर की वैल्यू क्या रही होगी हमें बताना है। ठीक, तो नाउ हमको फाइनल टेम्परेचर T2 की जानकारी पूछी गई है। किस कंडीशन में? जब उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 2.75 एम्पियर होगी। किस कंडीशन में? जब वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट होगी। तो हम ये देख लेते हैं ना कि इस करंट के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी हमारा फाइनल टेम्परेचर है उस फाइनल टेम्परेचर में रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। एक बार हमको फाइनल टेम्परेचर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, हम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस वाले फॉर्मूले को यूज करके फाइनल टेम्परेचर को निकाल लेंगे। तो चलिए हम बाद के रेजिस्टेंस की वैल्यू को R मान लेते हैं और इसकी वैल्यू मैं ओम्स लॉ से ऑब्टेन कर सकता हूं। ओम्स लॉ कहता है R इक्वल्स टू V बाई आई। तो V की जगह मैं लिख देता हूं 220 डिवाइडेड बाई 2.75। डेसिमल को हटाने के लिए काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं 100 मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो इट विल बी इक्वल टू 22,000 अपॉन 275। अगर आप इसे रिड्यूस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 80 ओम। आप रिड्यूस करिएगा, इसकी वैल्यू 80 ओम आ जाएगी। ठीक, अब मुझे पता चलिए कि बाद के रेजिस्टेंस की वैल्यू 80 ओम है और पहले थी 60 ओम। अब क्या फॉर्मूला है हमारा? रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला है R इक्वल टू, दैट इज द फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर अल्फा हमारी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो फाइनली R की जगह में लिख देते हैं 80 इक्वल टू R0 की जगह में 60 इंटू 1 प्लस अल्फा की जगह में 2 इंटू 10⁻⁻4 एंड डेल्टा टी की जगह में मैं लिख सकता हूं T-27। यहां पर मुझे सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखिए आपके फिजिक्स के किसी फॉर्मूले में आपको टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है तब आप हमेशा उसे केल्विन में पुट करो। लेकिन अगर आप डेल्टा टी के साथ डील कर रहे हो, अगर आप चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तब आप केल्विन में लो, सेल्सियस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। क्योंकि अ चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अ चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। और इसीलिए चेंज के केस में आप सेल्सियस में प्रॉब्लम को सॉल्व करो या फिर केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आपको टेम्परेचर की एक एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी, जैसे कि हम लोग मान लो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो यहां पर आपको टेम्परेचर को डेफिनेटली केल्विन में ही पुट करना है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 6 को डिवाइड कर देता हूं अगले स्टेप में, 8/6 विल बिकम 4/3। फिर ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4/3 माइनस 1 विल बिकम 1/3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू T-27। परफेक्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू,
2 को मैं डिवाइड कर देता हूं, 10 टू द पावर -4 भी डिवाइड होगा, जो न्यूमरेटर में जाकर के कितना हो जाएगा 10 टू द पावर +4, दैट इज 10,000। 10,000 बाय जो 2 डिनोमिनेटर का है हो जाएगा 5,000। सो फाइनली मुझे वैल्यू मिल रही है 5,000 अपॉन 3। टी निकालने के लिए मुझे 27 को और ऐड करना पड़ेगा, जो कि मेरे फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू है। तो नाउ 5,000 बाय 3 विल बिकम 1667 परफेक्ट, प्लस 27 इक्वल्स टू टी। दोनों को ऐड करते आपको आंसर मिल जाएगा 7 + 7 विल बिकम 14। तो मैं यही लिख देता हूं 14 का 4 कैरी 1, 2 + 6 विल बिकम 8 + 1 विल बिकम 9, फाइनली 6 1 बाकी है डिग्री सेल्सियस। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। सो 1694 ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट is used as a voltage regulator as shown in the figure. The current through the Zener diode is, देखिए यहां पर एक जेनर डायोड की मदद से हमने वोल्टेज को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया हुआ है, और इस जेनर डायोड की मदद से हमने इस 500 ओम के रजिस्टर को सेफ किया हुआ है, मतलब इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। जेनर डायोड का बेसिकली एप्लीकेशन होता है किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस रहने वाले वोल्टेज को रेगुलेट करना, उसे सेफ रखना, उसे सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, यही हमारे जेनर डायोड का काम होता है। जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बायस्ड मोड में यूज करते हैं, और इसकी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जिसे हम जेनर वोल्टेज भी कहते हैं, जो इस सवाल के लिए दिया गया है हमें 10 वोल्ट। इसका यह मतलब है कि अगर इस 500 ओम के रजिस्टर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से छोटा है, ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ये सर्किट को ओपन रखा रहेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जो भी करंट 200 ओम से आ रही होगी वो 500 ओम से पास कर जाएगी, मतलब इसका कोई भी फंक्शनिंग वहां पर नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर इस 500 ओम के पास रहने वाला वोल्टेज 10 या फिर 10 वोल्ट को क्रॉस कर जाए, तब ये फंक्शनिंग चालू करेगा। इसका एक ही काम है कि इस 500 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को 10 वोल्ट मेंटेन करना, 10 वोल्ट को क्रॉस होने नहीं देना। तो जैसे ब्रेकडाउन की स्थिति बनेगी, ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को 10 वोल्ट मेंटेन करवाते हुए इसके अक्रॉस जो करंट इससे फ्लो होनी चाहिए वो करवा देगा, बाकी जो एक्स्ट्रा करंट आ रही होगी वो उसको खुद से बाईपास कर देगा, है ना। तो अगर 500 ओम के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 10 से छोटा है, इसका कोई यूज नहीं है। अगर बढ़ता है तब क्या करेगा, ये ब्रेकडाउन करके एक्स्ट्रा करंट को खुद से पास करेगा, बट 500 ओम के पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को 10 वोल्ट क्रॉस होने नहीं देगा, और इस तरीके से वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, जो इसकी फंक्शनिंग होती है। और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, दोनों के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, दैट इज 10 वोल्ट रहेगा। परफेक्ट। अब अगर इसके पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इससे कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। तो करंट को अगर मैं I मान लूं तो इस I की वैल्यू फ्रॉम ओम्स लॉ V/R हो जानी चाहिए। तो V की जगह में 10, R की जगह में 500, है ना। 1 0 1 0 कैंसिल कर देते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02 एम्पियर, दैट इज नथिंग बट 20 मिली एम्पियर। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इस 500 ओम से ब्रेकडाउन की स्थिति में जो करंट फ्लो करेगी वो 20 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। यहां तक की तो बात एकदम क्लियर है। नाउ अब अगर 20 वोल्ट से 10 वोल्ट इस 500 ओम को मिल चुका है, तो वही वोल्टेज डिवीजन वाला केस, सेम टू सेम बातें। देखिए क्या हो रहा है ना, ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको एक मान लो, और इस एक यूनिट के साथ ये 200 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल एंटिटी मान लूं तो इसका इस 200 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन, और आज ही हमने क्वेश्चन में क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है, वोल्टेज बढ़ती है। मैंने V1 V2 की वैल्यू आपको निकालना सिखाया, और इसी कारण से क्या होगा, इस 20 वोल्ट का भी डिवीजन होगा, और 20 वोल्ट से 10 वोल्ट तो ये 500 ओम वाला ले गया, तो बचा कितना 10 वोल्ट, जो कि ये 200 ओम वाला ले लेगा। मतलब इस 200 ओम के पास रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 10 वोल्ट के बराबर ही होगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इसमें कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, तो इससे जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको मैं I डैश मान लेता हूं। देन I डैश विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 200, दैट विल बी इक्वल टू 50 मिली एम्पियर। तो अब आपको आंसर मिल गया।
इस जंक्शन की तरफ कितना करंट आ रहा है, इस जंक्शन की तरफ करंट आ रही है 50 मिली एम्पियर, बट इस 500 ओम से जा कितनी रही है 20 मिली एम्पियर, तो एक्स्ट्रा करंट गई कहाँ, वो डेफिनेटली जीनर डायोड से पास कर रही है। और हमें क्या पूछा था, करंट थ्रू द जीनर डायोड, और इसीलिए आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर दैट इक्वल्स टू 30 मिली एम्पियर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस आर शोन इन द फिगर, द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर प्रोसेस ए एंड बी आर CA and CB, the molar heat capacity at constant pressure and at constant volume are represented by CP and CV respectively, choose the correct statement। चलिए यहां पर हमें दो प्रोसेस दिए हैं, हमको दो प्रोसेस A एंड B का ग्राफ गिवन है और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी अगर प्रोसेस A के लिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू है CA एंड प्रोसेस B के लिए मोलर हीट कैपेसिटी है CB, CP CV हमारे मोलर हीट कैपेसिटीज हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है या फिर इसकी वैल्यू होती कितनी है। आप किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। आप किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर हम करते हैं जनरली, ठीक। अगर आपने किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इस फॉर्म में लिखा तब उस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट के मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू इतनी होती है, जिसको आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ अब अगर मुझे यहां पर मोलर हीट कैपेसिटीज को कंपेयर करना है विद CP एंड CV, तो डेफिनेटली मुझको प्रोसेस A एंड प्रोसेस B के लिए क्या सर्च करना पड़ेगा, मुझको उन प्रोसेसेस के लिए सर्च करना पड़ेगा n की वैल्यू। मेरी सारी की सारी जो कोशिश होगी वो n को निकालने की होगी। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ n फॉर दिच प्रोसेसेस, n की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा जिससे मुझको उन दोनों प्रोसेस के मोलर हीट कैपेसिटी CA एंड CB की वैल्यू मिलेगी, तब जाकर के मैं कंपैरिजन करके करेक्ट आंसर को चूज कर पाऊंगा, है ना। तो मेरी अब सारी की सारी कोशिश है n की वैल्यू को निकालने के लिए। नाउ अब n की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे इन प्रोसेसेस को PV के पावर n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे उस चीज को सोचना है। तो मैंने यहां पर ग्राफ को देखा, ग्राफ में यहां पर log P वर्सेस log V के बीच में ग्राफ गिवन है। हमको यहां पर उन दोनों प्रोसेस के लिए जो ग्राफ दी गई है वो स्ट्रेट लाइन भी गिवन है और हमको एंगल की भी यहां पर जानकारी दी गई है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो आप खुद सोचो ना, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप के लिए आपको एंगल की जानकारी गिवन है और यहां पर log P वर्सेस log V के बीच में ग्राफ है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एक हिंट तो छुपा है कि किस वे में आप PV टू द पावर n के फॉर्म में प्रोसेस A एंड प्रोसेस B को कन्वर्ट कर पाओगे। देखिए स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए tan थीटा या फिर dy बाई dx या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x या फिर y बाई x, ये वैल्यू सेम रहती हैं। स्ट्रेट लाइन के केस में किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू में बदलाव नहीं आता, सेम टू सेम मेंटेन रहता है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपन बात करते हैं प्रोसेस ए के लिए। तो नाउ एक काम ये भी करता हूं मैं यहां पर आपको समझाने के लिए। प्रोसेस ए के लिए यहां पर रहने वाले एंगल को मैं मान लेता हूं θ1 एंड प्रोसेस बी के लिए जो एंगल मुझे 45 डिग्री दिया इसको मैं मान लेता हूं θ2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं tan θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan θ1 की वैल्यू हो जाएगी गामा, जो कि हमारे प्रोसेस के एटोमिसिटी की वैल्यू है। अभी एटोमिसिटी क्या होता है, तो किसी भी प्रोसेस के लिए CP बाई CV की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा। गामा को हम एडियाबेटिक एक्सपोनेंट भी कहते हैं। द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एटोमिसिटी और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, जो कि गामा से शो किया जाता है। ठीक, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। गामा की वैल्यू क्या होती है किस किस गैस के लिए, इस बात की भी जानकारी मैं आपको दूंगा, बट फिलहाल के लिए tan θ1 की वैल्यू गामा हो गई। अब मैं वापस से प्रोसेस ए की तरफ लौटता हूं। अब प्रोसेस ए की बात करते हैं, और क्योंकि यहां पर एंगल की जानकारी है हमें
टेन थीटा वन की वैल्यू हमें गामा गिवन है, तो टेन थीटा क्या हो गया हमारा, स्लोप हो गया। तो यहां पर मैं बिल्कुल लिख सकता हूं स्लोप टेन थीटा वन विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज log p बाय log v दैट इज इक्वल टू गामा, जो मुझे गिवन है ना, इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं log p इक्वल टू गामा log v इंप्लाइज दैट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log p इक्वल्स टू log v टू द पावर गामा, जो कि हमारा log का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग अप्लाई कर दूं तो ये log कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा p इक्वल्स टू v टू द पावर गामा, जिसे मैं लिख सकता हूं p इंटू v टू द पावर माइनस गामा इक्वल्स टू 1, और 1 मतलब यहां पर एक कांस्टेंट हो गया। तो डेफिनेटली मुझको पता चल चुका है कि मेरी जो प्रोसेस 1 है उसकी इक्वेशन होगी pv टू द पावर माइनस गामा इक्वल्स टू अ कांस्टेंट दैट इज 1 इन दिस पर्टिकुलर केस। खैर, अब अगर मैं इसको इस प्रोसेस से कंपेयर करूं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस से कंपेयर करूं, तो आप बताइए मुझको n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मेरा एक प्रोसेस है pv टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, और प्रोसेस a आ रहा है मेरा pv टू द पावर माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो ऑन कंपेयरिंग n की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, माइनस गामा। तो प्रोसेस ए के लिए मैं n को n1 मान लेता हूं दैट इज कमिंग टू बी माइनस गामा। तो प्रोसेस ए के लिए मोलर हीट कैपेसिटी Ca हो जाएगी Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस n1 दैट इज माइनस गामा, विच इज इक्वल टू Cv प्लस R अपॉन 1 प्लस गामा। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मुझको प्रोसेस ए के लिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस बी की। खैर, प्रोसेस बी की बात करने से पहले मैं आपको अलग अलग गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है बता देता हूं, क्योंकि किसी सवाल में हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, और आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए गामा होता है Cp बाई Cv, और हमेशा इसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आती है ना। फॉर मोनो एटोमिक गैसेस गामा की वैल्यू होती है 5/3 दैट इक्वल्स टू 1.66। फॉर डाई एटोमिक आपको ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए। गामा की वैल्यू होती है 7/5 दैट इक्वल्स टू 1.4। एंड फॉर पॉली एटोमिक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह जो भी रहा, पॉली एटोमिक गैसेस गामा की वैल्यू होती है 4/3 दैट इक्वल्स टू 1.33। तो देख सकते हैं कि आप किसी भी गैस के लिए जो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है। खैर, ये चीज हमको क्लियर हो गई है ना। अब बढ़ते हैं प्रोसेस बी की तरफ। तो प्रोसेस बी के केस में जो हमें एंगल की जानकारी गिवन है दैट इज 45 डिग्री, एंड tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डेफिनेटली स्लोप tan 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज log p बाय log v, इंप्लाइज दैट tan 45 की वैल्यू होगी 1 इंटू log v विल बिकम log v विच इज इक्वल टू log p। दोनों साइड अगर मैं एंटी लॉग अप्लाई करता हूं तो log log कैंसिल होकर के v की वैल्यू हो जाएगी p के इक्वल, जिसे मैं लिख सकता हूं p इंटू वी टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 दैट इज अ कांस्टेंट। और अब अगर मैं वापस से इसको पी वी टू द पावर n से कंपेयर करूं तो प्रोसेस बी के लिए n की वैल्यू को मैं n2 लिखता हूं दैट इज कमिंग टू बी -1, है ना। तो बताओ प्रोसेस बी के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस n2 दैट इज -1, एंड दिस विल बी इक्वल टू Cv प्लस R/2। ये हमारी Cb की वैल्यू आ गई, जो कि हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। आपको बस इतनी जानकारी याद रखनी चाहिए। अब मैं आपको ये पूछता हूं Ca एंड Cb में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए पहला टर्म तो दोनों के लिए सेम है। अब क्योंकि गामा की वैल्यू मैंने बताई कि हमेशा 1 से बड़ी है, तो क्योंकि Ca के लिए डिनोमिनेटर बड़ा है तो R/1 प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी छोटी आएगी। इसके कंपैरिजन में ये R/2 है और ये R/1 प्लस गामा है, और गामा क्योंकि 1 से बड़ा है 1 प्लस गामा 2 से बड़ा होगा। यहां पर 2 है और ये 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है, और क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो अल्टीमेटली वैल्यू छोटी होगी। तो मैं इस बात को तो बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि Ca की वैल्यू जो होगी वो Cb से छोटी होगी। मतलब मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस बी का बड़ा है, मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस ए का छोटा। ये बात एकदम
क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू अल्टीमेटली छोटी होगी, तो सीवी से एक छोटी वैल्यू जोड़ूंगा तो छोटा ही आएगा, तो सी छोटा होगा, सीबी बड़ा होगा, है ना। और अगर मैं एक बात और पूछूं तो क्या सी ए एंड सी बी की वैल्यू सीवी से बड़ी है, तो ऑब्वियस बात है कि सी ए एंड सी बी दोनों ही सी ए एंड सी बी दोनों ही सीवी से बड़े होंगे, हाँ कि नहीं। क्यों बड़े होंगे, क्योंकि सीवी से कुछ जोड़ करके सीए मिला, सीवी से कुछ जोड़ करके सीबी मिला, तो ऑब्वियस बात है ना कि सीए सीवी से भी बड़ा है और सीबी सीवी से भी बड़ा होगा। एंड एक बात हमको और भी क्या पता होनी चाहिए कि जो सीपी होता है, जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, वो सीवी से बड़ा होता है। आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए दैट सीपी इज मोर देन सीवी। जनरली मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए जो हीट के सप्लाई के साथ एक्सपांड करते हैं, जिनमें हीट के सप्लाई के साथ एक्सपांशन आता है, उनके लिए सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होती है। तो ये कुछ जानकारियां हैं कंपैरिजन के लिए जो हमको यूज करके हमारे करेक्ट आंसर को बताना है। तो बताते हैं, देखिए। तो पहला कहता है सीबी की वैल्यू इंफिनिटी है, गलत। फिर कहता है सीए की वैल्यू 0 है, ये बात भी गलत। अब बोलते हैं सीपी इज मोर देन सीवी इज ग्रेटर देन सीए इक्वल्स टू सीबी, ये बात भी गलत हो गई, है ना। ऑप्शन फोर्थ कहता है सी ए इज मोर देन सीपी इज मोर देन सीवी। तो देखिए सी ए की वैल्यू सीवी से ज्यादा, ये बात तो क्लियर है। सीपी की वैल्यू सीवी से भी ज्यादा होती है, ये बात भी तय है। जो गैसेस हीट सप्लाई के साथ एक्सपांड करते हैं उनके लिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा ही होती है। लेकिन ये जो बात यहां पर कही जा रही है कि सीपी इज लेस देन सीए, इस बात को लेकर के थोड़ी सी जानकारी एक बार अपन कलेक्ट वापस से करते हैं। तो देखिए सी ए की वैल्यू तो हमने ऑब्टेन कर ली कि सी ए की जो वैल्यू है वो इतनी है ना, ये सी ए की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। अब मैं आपको बताता हूं सीपी कितना होता है। सीपी होता है सीवी प्लस आर। सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर होती है, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीवी प्लस आर। अब आप ये देखिए सी ए एंड सीपी को कंपेयर करिए, कौन बड़ा है। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस गामा आ रहा है, तो क्योंकि आर के डिनोमिनेटर में एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाने से अल्टीमेटली सी ए की वैल्यू क्या होगी, सीपी की तुलना में छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आर है और यहां पे आर बाय 1 प्लस गामा है। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीपी सबसे बड़ा बन के उभर रहा है। सीपी की वैल्यू सी ए से ज्यादा होगी, यहां पर ओनली आर है, 1 आर है, और यहां पर एक छोटी वैल्यू है जो आएगी आर के कंपैरिजन में। ये जो आर बाय 1 प्लस गामा की वैल्यू आएगी वो आर से छोटी आनी चाहिए, और इसीलिए सीपी सबसे बड़ा है। तो अगर सीपी सबसे बड़ा है तो ऑप्शन फोर्थ भी जो है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहां पर कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा, और इसीलिए यहां पर नो मैच मैंने लिखा था। ऑप्शन कोई भी मैच नहीं हो रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में, और इसीलिए ये एक बोनस क्वेश्चन था। इसके जो भी मार्क्स थे वो आपको बोनस में मिलने चाहिए थे, है ना। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। तो देखिए एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी पॉइंट पे किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंस के बारे में और बता दूं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज के कॉम्बिनेशन से डेवलप होता है। चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहते हैं। और मान लिया जाए किसी रैंडम पॉइंट पे हमको, मान लो ये कोई रैंडम पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, तब डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो पोजीशन वेक्टर होती है वो होती है आर, जिसके मैग्नीट्यूड यहां पर आपको आर दिखाई दे रहा है। एंड डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो इस डाइपोल मोमेंट पी एंड पोजीशन वेक्टर आर के बीच में रहने वाला जो एंगल होगा वो होता है थीटा। तो थीटा की वैल्यू वेरी करती जाएगी अगर आप अलग अलग पॉइंट की बात करते हो।
तो अलग अलग पॉइंट के लिए आर एंड थीटा की वैल्यू को आप बदल सकते हैं। जैसे यहां पर एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री या फिर 180 भी हो सकती है। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू 90 या फिर 270 हो सकती है। सो बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा हम v की वैल्यू अलग अलग पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। बट यहां पर एक बात तो प्रूव हो गई दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इसीलिए ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spherical body of mass 100 gram each dropped from a height of 10 meter on the ground. After hitting the ground, the body rebounds to a height of 5 meter. The impulse of force imparted by the ground to the body is given by. देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक बॉडी 100 ग्राम की और उसको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने के बाद जब वो ग्राउंड से टकराई तो कोलिजन के दौरान ग्राउंड ने उसको एक फोर्स एग्जर्ट करके दिया, ग्राउंड ने एक फोर्स अप्लाई किया। उस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण बॉडी अगेन 5 मीटर की हाइट तक लौट गई। तब कहता है कि ग्राउंड ने जो फोर्स अप्लाई किया उसके लिए इंपल्स की वैल्यू क्या रही होगी। तो मैं आपको समझाता हूं। इंपल्स निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। आपको जिस पर्टिकुलर फोर्स के लिए इंपल्स की वैल्यू पूछी जाएगी, आपको उस फोर्स के साथ उस फोर्स के टाइम ऑफ एक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप अप्लाइड फोर्स के साथ फोर्स के एप्लीकेशन के टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, मिलने वाली क्वांटिटी इंपल्स कहलाती है। तो जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे बॉडी को ड्रॉप किया, तो बॉडी जब ग्राउंड से कोलाइड की तो ग्राउंड ने एक फोर्स अप्लाई किया, लेट अस से दैट फोर्स इज एफ, और इस फोर्स का जो एप्लीकेशन का समय है वो है टी, जो कि हमारा बॉडी और ग्राउंड के बीच के कांटेक्ट का समय रहा होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलने वाली क्वांटिटी को हम इंपल्स कहते हैं। लेकिन यहां पर हमें फोर्स एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट की कोई जानकारी नहीं है, और इसीलिए हम न्यूटन सेकंड लॉ से ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू टाइम का जो भी प्रोडक्ट होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा। मतलब इंपल्स को निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज P2 माइनस P1। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंपल्स। फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेटली F इंटू टी को हम P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। यहां पर मुझको इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम को निकालने के लिए डाटा अवेलेबल है, और इसीलिए मैं P2 माइनस P1 की मदद से इंपल्स की वैल्यू को यहां पर निकालूंगा। मैं P2 को लिख सकता हूं m इंटू V2 एंड P1 को लिख सकते हैं m इंटू V1, जहां पर V1 बॉडी के ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी होगी एंड V2 बॉडी के ग्राउंड से टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी होगी। अगर मैं m को कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा V2 माइनस V1। m मुझे गिवन है 100 ग्राम, बस मुझे V2 एंड V1 की वैल्यू निकालनी है, उससे मेरा काम बन जाएगा, मैं प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर जाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन की। जब हमने ड्रॉप किया था तब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डेफिनेटली 0 थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लेने को कहा गया है। उसे कितना नीचे आना है, तो वर्टिकल उसकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी 10 मीटर, एंड हमको ये निकालना है कि जब वो टकराएगी ग्राउंड के साथ, ग्राउंड से कोलिजन के समय जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। और यहां पर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही V1 है, जो कोलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी है। एक्चुअली जो फोर्स ग्राउंड ने अप्लाई किया उस फोर्स के कारण ही नीचे जाती हुई बॉडी ऊपर आना चालू की, और V1 से जाती हुई बॉडी की वेलोसिटी V2 हो गई। तो डेफिनेटली हमको ग्राउंड से एक्सर्टेड फोर्स का इंपल्स पूछा गया है, तो ग्राउंड से एक्सर्टेड फोर्स के कारण क्या वेलोसिटी में बदलाव आया, मुझको उसकी जरूरत होगी। और ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी हमारी V1 है, जो मैं निकालना चाह रहा हूं। तो इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली इक्वेशन है v² माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gy। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, then v square will become v1 square minus u square becomes 0 equals to 2g into y. Now 9.8 into 10 becomes 98 into 2 becomes 196. तो v1 की वैल्यू के लिए रूट 196 will become 14 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये तो पता चल गया कि कोलिजन के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड थी, डाउनवर्ड थी। अब कोलिजन के जस्ट बाद की बात करते हैं। अब कोलाइड करके वो ऊपर आना चालू की, तो ऊपर आने की इनिशियल वेलोसिटी को मैं u मान लेता हूं, जो कि हमारी V2। नाउ 5 मीटर की हाइट गेन करके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो बॉडी को रुकना चाहिए। नाउ अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसके लिए -9.8 हो जाएगा। बॉडी जा रही है ऊपर, जिसको पॉजिटिव लिया है मैंने वेलोसिटी वाइज, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और उसको कितनी हाइट गेन करनी है, ऊपर की तरफ 5 मीटर की हाइट गेन करनी है। अगेन इन चारों क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली इक्वेशन है v² माइनस u²
इक्वल्स टू 2g इंटू वाई। सो फाइनली माइनस एंड माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, है ना। सो नाउ 2 इंटू 5 becomes 10, 10 into 9.8 becomes 98, that is 49 into 2, तो उसका रूट करूंगा तो 49 का रूट 7, 2 का रूट 2 हो जाएगा। सो 7 √2 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई v2। परफेक्ट, अब बस वैल्यूज पुट करते ही हमको आंसर मिल जाएगा। सो फाइनली इम्पल्स इक्वल टू, m की जगह मैं 0.1 लिख देता हूं क्योंकि मास 100 ग्राम है, तो ऐसा सिस्टम में 0.1 kg हो जाएगी। v2 की वैल्यू है 7 √2, तो यहाँ पे 7 √2 पुट कर देता हूं, माइनस अब मुझे पुट करनी है v1 की वैल्यू। v1 है 14, बट यहाँ पे एक बात क्या समझनी है, v1 डाउनवर्ड है एंड v2 अपवर्ड है, तो अगर मैं v2 को पॉजिटिव ले रहा हूं तो v1 को मुझे नेगेटिव लेना होगा, और इसीलिए यहां पर मुझे v1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -14। परफेक्ट, आपको यहां पर डायरेक्शन को एसोसिएट करना है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसीलिए आप यहां पे डायरेक्शन को छोड़ नहीं सकते। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू, सो नाउ √2 की वैल्यू होती है 1.4, 14 7 होता है 98, और डेसिमल के लिए यहां पर हो जाएगा 9.8, माइनस इंटू माइनस विल बिकम +14। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू, सो इनको सम कर देना चाहिए। सो 14 + 9 विल बिकम्स 23.8 हो जाएगा ये, और अगर मैं डेसिमल मल्टीप्लाई कर दूं इट विल बी इक्वल टू 2.38, यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। सो आंसर विल बी 2.38। सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। थोड़ा सा फर्क इसलिए आया है क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा था। सो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u making an angle of 30 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is. देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं, आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक m मास के पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री मेंटेन करते हुए u स्पीड के साथ फेंका गया, तो डेफिनेटली उसने जो पाथ फॉलो किया होगा वो पैराबोलिक होगा, एंड मोशन को हम क्या कहते हैं, हम मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेटली u स्पीड के साथ 30 डिग्री बनाते हुए हमने पार्टिकल को फेंका और उसने पैराबोलिक पाथ के थ्रू मूव करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट किया। कहता है कि जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा तब उसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को O मान लेता हूं, और हमें यह बताना है कि इस पॉइंट O के अबाउट में टॉप मोस्ट पोजीशन पे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी। मुझे इस पोजीशन पे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम बतानी है ना। अब एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L = R × P। अब हम R और P को अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ P क्या है, यहां पर जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे आपको पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम पूछी गई है, उसी पर्टिकुलर प्लेस पे पार्टिकल की जो भी लीनियर मोमेंटम है वो P है। जैसे अभी मुझको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम पूछी गई है, तो मुझको टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम की रिक्वायरमेंट है। ठीक, नाउ R क्या होगा, उसी पोजीशन पे R होगी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर अबाउट अ पॉइंट जिसके लिए हमको एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो जैसे कि यहां पर हमको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट में, पॉइंट O के अबाउट में क्योंकि पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम बतानी है, तो O के अबाउट में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर होगी वही हमारी R है, लीनियर मोमेंटम हमारी P है। ठीक, नाउ अब क्योंकि पार्टिकल को हमने यहाँ पे u स्पीड से फेंका है, तो इस स्पीड के या फिर वेलोसिटी की दो कंपोनेंट हो सकती हैं। एक कंपोनेंट होगी हॉरिजॉन्टल की तरफ, दूसरी कंपोनेंट होगी वर्टिकल की तरफ। हॉरिजॉन्टल की तरफ की कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू u cos 30, एंड वर्टिकल की तरफ कंपोनेंट हो जाएगी u sin 30। अब हम ये भी जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल होती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को एग्जीक्यूट करती है। वर्टिकल के अलोंग पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है और इसीलिए उसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के कैटेगरी में आता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी एक्सीलरेशन के ना होने के कारण पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करती है, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आता। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पहुंचने के कारण
वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी हो जाती है 0 एंड जो भी वेलोसिटी बचती है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ ही बचती है। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और वो उतनी ही होगी जितनी हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो u की जगह u रहने दिया जाए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और ये वेलोसिटी है हमारी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और अगर इसके साथ मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहने वाली मोमेंटम p। तो p को लेकर के तो हम क्लियर हो गए। अब बात करते हैं r की। नाउ व्हाट इज r? मैं बताया आपको r हमारे पार्टिकल की टॉप मोस्ट पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है o के अबाउट में, है ना। इसको समझाने के लिए मैं कलर बदल के दिखाता हूं आपको। तो ये हमारी पोजीशन वेक्टर r हो गई जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो यहां पर r एंड p के बीच में रहने वाले एंगल को चलिए मैं मान लेता हूं अल्फा। फिलहाल के लिए मैंने अल्फा मान लिया। सो नाउ एंगुलर मोमेंटम को अब हम और क्या लिख सकते हैं? अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू rp sin अल्फा, क्योंकि यहां पर जो अल्फा होगा वो r और p के बीच में एंगल होगा। तो r एंड p के बीच में रहने वाला जो एंगल है वो यहां पर आपको अल्फा दिखाई दे रहा है। जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं तो उनके टेल्स को हम कोइंसाइड करते हैं, तो जो यहां पे मैंने किया है, और इसीलिए मैंने r को आगे की तरफ डिस्प्लेस किया था। r को आगे की तरफ डिस्प्लेस करने का वही कारण था कि मैं r के टेल के साथ p के टेल को कोइंसाइड कर पाऊं, और जो छोटा एंगल यहां पर दिख रहा है यही हमारे r और p के बीच का एंगल है। ठीक है। सो नाउ अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में अल्फा ही शामिल होगा। ये जो आप अगर एंगल अल्फा होगा तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसे आप ट्रांसवर्सल ले लो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। सो नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन अल्फा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बेसिस पे साइन अल्फा की वैल्यू, ये हमारा अल्फा है, दिस इज आवर अल्फा, सो साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो तो हमारी मैक्सिमम हाइट h के बराबर हो गई, और हाइपोटेनियस मेरा पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और इसलिए यहां पर मैं साइन अल्फा की जगह में लिख सकता हूं h/r। r एंड r आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली मुझे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी p इंटू h। p तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, बस अब h की जरूरत है। h की वैल्यू पुट करते ही हमको हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। सो फाइनली l निकालते हैं। सो l विल बी इक्वल टू, सो नाउ p की जगह में लिख दिया मैंने √3/2 इंटू mu। जहां तक h का सवाल, h हमारी मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट को निकालने का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहां पर थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है जो कि हमारे सवाल के लिए 30 डिग्री है। सो फाइनली यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन के लिए स्मॉल h की वैल्यू हो गई। यहां पर स्मॉल h से हमको मैक्सिमम हाइट को शो किया हुआ है, तो u² की जगह में u² रहने दो। नाउ थीटा की जगह में 30 डिग्री, साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास 2g है तो 2g को रहने दो। सो फाइनली क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। सो √3m u into u square will become u³ divided by 2 into 2 becomes 4 into 4 becomes 16 into g। सो यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमसे हमारा मैच हो रहा है। सो √3/16 m u³/g, ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है और कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो भी RMS वेलोसिटी 47 डिग्री सेल्सियस में है, सेम वेलोसिटी, सेम RMS वेलोसिटी किस टेम्परेचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होगा। तो नाउ इजी सवाल है। RMS वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये VRMS को निकालने का फॉर्मूला होता है एंड VRMS की वैल्यू रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर क्योंकि T की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है तो मुझे यहां पर टेम्परेचर को ऑब्वियसली केल्विन में ही लेना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट अलाउड नहीं होंगे। तो कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के RMS वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो कौन सा टेम्परेचर रहेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं V1 इक्वल्स टू V2 गिवन है। 1 मान लेते हैं अपन हाइड्रोजन के लिए, 2 मान लेते हैं अपन ऑक्सीजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट √3R टेम्परेचर हाइड्रोजन का बताना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम। आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो बट क्योंकि मुझे इक्वेट करना है तो फाइनली
यूनिट कैंसिल होंगी, इसीलिए हमको 2 ग्राम को 2 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। इक्वल टू अंडर रूट 3R, टेम्परेचर हमको ऑक्सीजन का दिया है 47 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में ये हो जाएगा 320 केल्विन, परफेक्ट, डिवाइडेड बाय, जहां तक मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन का सवाल है, इट इज इक्वल टू 32 ग्राम। अगर मैं इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करता तो 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करता, यहां पर भी मल्टीप्लाई करता, जो आपस में क्या होंगे, अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएंगे। अब नाउ सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जिससे हमारी जो क्वांटिटी जो रूट से फ्री हो जाएंगी, और आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो फाइनली स्क्वायर करने से हमारा रूट हट गया। उसके बाद देखेंगे आप 3R एंड 3R भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास T/2 इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 32। सो नाउ T की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, implies that T will be equal to, now 320 by 32 becomes 10, 10 into 2 becomes 20 केल्विन, और इसीलिए 20 केल्विन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा, और इसीलिए ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सीरीज LR सर्किट कनेक्टेड विथ एन AC सोर्स E इक्वल टू 25 sin 1000 t volt has a power factor of 1/√2. If the source of EMF is changed to E equal to 20 sin 2000 t volt, the new power factor of the circuit will be। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। Now what is power factor? Power factor cosine of the phase difference between voltage and current होता है। अल्टरनेटिंग करंट के केस में होता क्या है कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगी, और जब वोल्टेज जीरो होगा तब करंट जीरो होगी, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो। अल्टरनेटिंग करंट में करंट एंड वोल्टेज दोनों अलग अलग फेज के साथ भी मूव कर सकते हैं, उनके फेज के बीच में एक फर्क हो सकता है, और उसी फेज डिफरेंस के कोसाइन को अपन पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, ये आपको समझना चाहिए। तो फर्स्ट केस में हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 थी, तो डेफिनेटली यहां पर मैं लिख सकता हूं cos phi इज डेफिनेटली इक्वल टू 1/√2। तो बता दो फाई की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी रही होगी, ऑब्वियसली 45 डिग्री। तो से एक बात तो समझ में आ गया कि इनिशियल केस में, फर्स्ट केस में जो फेज डिफरेंस था वो 45 डिग्री था। अब कह रहा है कि अगर EMF को बदल करके 20 sin 2000 t मेंटेन किया जाए तो न्यू पावर फैक्टर कितना होगा। खैर यहां तक की तो बात समझ गए होंगे आप ना। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो tan phi होता है वो होता है x अपॉन r, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस को हम tan phi कहते हैं। यहां पर आपको जो है फेजर डायग्राम समझना पड़ेगा। फेजर डायग्राम में आपको समझा देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। तो होता क्या है कि जो करंट एंड वोल्टेज होते हैं रेजिस्टर के लिए दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। रेजिस्टर के लिए करंट एंड वोल्टेज का फेज सेम होता है, यहां पर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में R लिख सकते हैं। एंड जो XL होता है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो रेजिस्टेंस के साथ 90 डिग्री फेज लीड कर रहा होता है, आगे होता है। इस तरह से जनरली सिचुएशन को हम एनालिसिस करते हैं। यहां पर C तो है नहीं, सिर्फ L एंड R की बात कर सकते हैं, C तो रहा नहीं। नाउ इस रिएक्टेंस और इस रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम कहते हैं इंपीडेंस Z। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इंपीडेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच में एंगल है, तो यही हमारा फेज डिफरेंस फाई कहलाता है। जो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज होती है वो इंपीडेंस के अलॉन्ग होती है, तो ये मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज होता है, ये हमारी करंट होती है। करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो भी एंगल होता है वही फेज डिफरेंस कहलाता है। एंड एग्जैक्टली सेम एंगल रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस के बीच में भी होता है। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं tan phi की, तो tan phi क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इस केस में आप देखो XL के बराबर है, तो क्योंकि यहाँ पे C है नहीं तो मुझे XL ही हमारा रिजल्टेंट रिएक्टेंस होगा, बाय R अपनी जगह पर है। तो अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो आगे लिख सकता हूं फाई की जगह में 45 डिग्री, दैट इज 1 इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L अपॉन R, है ना। तो इंप्लाइज दैट 1 इक्वल्स टू, अब ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी है, तो हमारा एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t। फर्स्ट केस में जो भी ओमेगा था वो 1000 था, तो इसको मैं 1000 L बाई R लिख देता हूं। एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मैं एक्चुअली कॉस के टर्म्स में सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसको tan के टर्म्स में भी सॉल्व करना चाहता हूं। रीजन क्या है,
कॉस के साथ सॉल्व करने के लिए आपको जेड की रिक्वायरमेंट आएगी और जेड के साथ डील करना हल्का टफ होगा, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्टीमेटली रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगी, और जेड निकाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। इसके लिए मैं प्रॉब्लम को सॉल्व टेन की मदद से कर रहा हूं, कॉस की मदद से नहीं कर रहा। नाउ सेकेंड केस में क्या फेज डिफरेंस हो जाएगा हमें पूछा गया है, या क्या पावर फैक्टर हो जाएगा हमें पूछा गया है। तो काम करते हैं, सेकंड केस के लिए फेज डिफरेंस को मैं 5 मान लेता हूं, 5 डैश मान लेता हूं। तो सेकंड केस के लिए 10 5 डैश की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, आप ही बताओ। मैंने सेकंड केस के लिए फेज डिफरेंस को 5 डैश मान लिया है, तो सेकंड केस के लिए पावर फैक्टर हो जाएगा cos 5 डैश, जो मुझे निकालना है। ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो नाउ 10 5 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू ओमेगा, जो कि ओमेगा डैश है मान लो, एल तो सेम रहा, आर तो सेम रहा, इनमें तो कोई बदलाव आया नहीं, है ना। अब बताओ ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी गिवन है, तो सेकेंड केस के लिए हमारी ओमेगा डैश की वैल्यू होगी 2000 इंटू एल बाई आर, एंड इक्वेशन 1 से एल बाई आर की वैल्यू 1/1000 आ रही है। सो डेफिनेटली 10 5 डैश की वैल्यू आ गई 2। तो मुझको सेकंड केस में समझ में ये आ गया कि सेकंड केस के लिए जो 10 5 डैश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, जिसको मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, तो ये हमको यहां तक की तो जानकारी मिल गई। अब जो मुझे निकालना है cos 5 डैश, तो cos 5 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, 2 को आप परपेंडिकुलर मान लो, 1 को आप बेस मान लो, तो cos हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी 1, एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 स्क्वायर बिकम्स 4, 1 स्क्वायर बिकम्स 1, 4 प्लस 1 बिकम्स 5, डिनोमिनेटर में √5 आ जाएगा। सो फाइनली सेकेंड केस के लिए जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो 1/√5 होनी चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है।